देश हित आप सभी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। कवर स्टोरी एक बार आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देश हित आज आपके लिए देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि कट्टरपंथ की कसाब फैक्ट्री बंद कहां हुई है और भारत के लिए क्या सीख है, यह हम आपको दिखाएंगे। साथ ही प्रियंका की फेक न्यूज फैक्ट्री 8/27 शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मत्स्य पालन मंत्रालय बनाने की मांग पर घिरे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा पहले से ही बना हुआ है मंत्रालय, राहुल के कारण पूरे देश की बदनामी। कृषि कानून के विरोध में कल किसानों का रेल रोको आंदोलन। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस का खुलासा। फेक न्यूज फैलाकर 5 या 6 फरवरी को दिल्ली का माहौल खराब करने की थी कोशिश। टूलकिट लीक होने की वजह से सफल नहीं हो पाई थी साजिश। ग्रेटा टूलकिट केस में सबसे बड़ा खुलासा। साजिश में निकिता जैकब का बड़ा रोल। मो धालीवाल के करीबी नीता से निकिता का चैट रिकवर। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली निकिता को 3 हफ्ते की अग्रिम जमानत। लाल किला हिंसा केस में एक और आरोपी मनिंदर सिंह की गिरफ्तारी। तलवार लहराकर लोगों को उकसाने का आरोप। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के एसएचओ आशीष दुबे पर तलवार से हमला। पीएफआई के 2 सदस्यों को लखनऊ की अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। यूपीएसटीएफ ने कल असद बदरुद्दीन और फिरोज खान को गिरफ्तार किया था। बिहार के छपरा से जावेद नाम का शख्स गिरफ्तार। आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप। कस्टडी में लेने के लिए जम्मू पुलिस पटना पहुंच चुकी है। फ्रांस की संसद के निचले सदन में कट्टर और अलगाववादी विरोधी बिल को मंजूरी। मस्जिद मदरसों पर निगरानी का कड़ा प्रावधान। बड़ा सवाल, क्या भारत में भी कट्टरता के खिलाफ आएगा ऐसा बिल? पश्चिम बंगाल में अभिनेता यश दासगुप्ता समेत कई फिल्मी सितारे बीजेपी में शामिल। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा नया युग बंगाल को नई दिशा देगा। उत्तराखंड आपदा के बाद ऋषिगंगा में बनी झील का खतरा हुआ कम। आईटीबीपी और डीआरडीओ की संयुक्त टीम ने मुहाने से हटाया मलबा। झील में धीरे धीरे निकलने लगा है पानी। देखिए, देशहित में आज हम आपको फ्रांस की उस क्रांति के बारे में बताएंगे। फ्रांस की क्रांति जो कट्टरवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को नई राह दिखा सकती है। बहुत बड़ी खबर है। फ्रांस ने गला काट कट्टरता के खिलाफ कानूनी युद्ध शुरू कर दिया है और ये कानून कट्टरता, आतंकी हमलों और आतंकवादी सोच की वजह से मारे गए लोगों को फ्रांस की सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि है। यह कानून सेकुलर कानून, सेकुलर बिल फ्रांस की निचले सदन में बिल पास किया जा चुका है जो धार्मिक कट्टरता से सख्ती से निपटने के लिए सरकार को अधिकार देगा। कट्टरता के खिलाफ यह कड़ा बिल है। आज देशहित में आपको फ्रांस का यह बिल बहुत ध्यान से देखना चाहिए। देशहित की कवर स्टोरी हमने इसलिए बनाया। आज आपके लिए इस बिल के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कट्टरता के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत तो भारत में भी है, बल्कि फ्रांस से शायद ज्यादा है। भारत भी फ्रांस की तरह कट्टरता की समस्या से लड़ रहा है और आतंकवाद का दंश झेल रहा है। इसलिए आज देशहित में आप सभी को सोचना चाहिए कि कट्टरता के खिलाफ फ्रांस मॉडल भारत में कब लागू होगा। कट्टरता के विरुद्ध ऐसे सेकुलर युद्ध की शुरुआत भारत में कब होगी? भारत को गला काट कट्टरता से मुक्ति कैसे मिलेगी और क्या कानून से वाकई खत्म हो जाएगी गला काट कट्टरता? Le scrutin est ouvert. फ्रांस की संसद की ये उन सभी लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि है जो कट्टरवादी विचारधारा और आतंकवादी बनाने वाली कट्टर सोच की वजह से मारे गए। याद कीजिए सैमुअल पैटी, जिसकी बगदादी मॉडल पर गला काटकर हत्या कर दी गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाते हुए पैगंबर के कार्टून का जिक्र किया था। Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays.
याद कीजिए अक्टूबर के महीने में ही नीस के चर्च पर हमला, जब इस्लामिक नारे लगाते हुए एक कट्टरपंथी ने एक महिला की गला काटकर हत्या की और 2 लोगों को चाकू से मार डाला। Une fois encore, notre pays a été frappé par une attaque terroriste islamiste. Une fois encore ce matin, ce sont 3 de nos compatriotes. याद कीजिए सितंबर 2020 में शार्ली हेब्दो पर कट्टरपंथी हमला, जब शार्ली हेब्दो ने अपने ऑफिस पर हुए आतंकी हमलों के विरोध में फिर पैगंबर का कार्टून छापने का फैसला किया। और फ्रांस अपने ही देश में कट्टरपंथी हमलों का शिकार हो गया। ऐसे ही दर्जनों कट्टरपंथी हमलों के बाद फ्रांस को समझ में आया कि वो उदारता की कीमत चुका रहा है और इसीलिए फ्रांस ने कानून से कट्टरवाद के खिलाफ आर पार का युद्ध छेड़ दिया है। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ जो बिल लाया गया है उसमें साफ कर दिया गया है कि 3 साल से अधिक उम्र के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाएंगे, मदरसे में नहीं। यानी फ्रांस में अब मस्जिदों में सिर्फ नमाज होगी, पढ़ाई नहीं। कट्टरता के खिलाफ बिल में मुस्लिम शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन मस्जिद और इस्लाम शब्द का जिक्र जरूर है। बिल में 1 से ज्यादा शादी और विशेष तौर पर जबरदस्ती की जाने वाली शादी पर रोक लगाने की बात है। यानी 4 बीवियां रखने की आजादी पर अब फ्रांस में रोक लगेगी। इस बिल में मस्जिदों की फंडिंग और इमामों की ट्रेनिंग पर नजर रखने की बात कही गई है और साथ ही एक खास विचारधारा को पढ़ाने वाले स्कूलों को बैन भी करने की बात कही गई है। यानी कि इस्लामिक कट्टरवाद को फैलाने वाले हर बात पर नियंत्रण होगा। बिल में यह साफ कहा गया है कि कोई भी संस्था या मस्जिद विदेशी हित में काम नहीं करेगी। यानी फ्रांस ने यह साफ कर दिया है कि मस्जिदों की फंडिंग और इमामों की ट्रेनिंग पर अब नजर रखी जाएगी। बिल में धार्मिक आधार पर डराने पर सजा का भी प्रावधान है। महिलाओं के लिए वर्जिनिटी सर्टिफिकेट पर रोक लगाई गई है। इंटरनेट पर नफरत फैलाने के खिलाफ कड़े नियम बनाए गए हैं। बिल में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। ये कानून मॉडल है तमाम यूरोप और इस्लामिक दुनिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कत्ल गारत मुसलमान कर रहा है वो अपने मुसलमानों की कर रहा। तो ये जो आपके पास एक प्रॉब्लम है इस्लामिज्म का, यानी अल इस्लामिया जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड कहती है, अगर आपने इसको अभी नहीं रोका तो ये वो ही फिर गजवा हिंद वाली बात आएगी। लेकिन फ्रांस में इस बिल का विरोध शुरू हो गया है। विरोध करने वाले मुस्लिम संगठन हैं। इनका कहना है कि यह बिल मुस्लिमों को फ्रांस में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के लिए है। बिल का विरोध करने वाले मुस्लिमों का कहना है कि बिल के जरिए दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम से डर। और अब पाकिस्तान में भी इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपके जहन में सवाल होगा कि फ्रांस को कट्टरता के खिलाफ कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब ऐसा क्या था? फ्रांस क्यों मदरसों की शिक्षा के खिलाफ है? क्यों वहां पर कहा जा रहा है कि बच्चे रेगुलर स्कूल में जाएंगे? क्यों फ्रांस विदेशी इमामों पर पाबंदी चाहता है? क्यों इमामों की ट्रेनिंग पर नजर रखना चाहता है फ्रांस? इन सवालों से पहले आपको यह जानना चाहिए कि फ्रांस में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की ही है। फ्रांस में 50 लाख से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। फ्रांस में यूरोप की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। सीरिया संकट के वक्त लाखों मुस्लिम यूरोप पहुंचे। फ्रांस ने भारी संख्या में शरणार्थियों को शरण दी। अब सोचिए, देशहित को ताक पर रखकर फ्रांस ने दया दिखाई। राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर मानवता को रखा, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा से पहले मानवता को रखा, देशहित से ऊपर दया को रखा। शरणार्थियों को शरण दे दी, सुरक्षा को दांव पर लगाया। और इन्हीं शरणार्थियों की वजह से फ्रांस को क्या मिला? दर्जनों से ज्यादा कट्टरपंथी हमले, दंगे। फ्रांस में कट्टरता के खिलाफ कानून क्यों? अब यह समझने का टाइम है। देखिए, फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने मानवता दिखाई, फ्रांस ने दया दिखाई, फ्रांस ने शरण दी, फ्रांस ने करुणा दिखाई, सबको शरण दी। परिणाम, बदले में कट्टरता मिली। लगातार आतंकी हमले, गलाकाट कट्टरता, दंगे, दरियादिली दिखाई, हर मजहब का सम्मान किया, सेकुलर बना
और परिणाम था कि कट्टरता के नाम पर शिक्षक की, सैमुअल पैटी की, गला काटकर हत्या कर दी गई। वहां पर लोग उसको पैटी लॉ भी कह रहे हैं। इस वजह से सबको गले लगाया, आजादी स्वतंत्रता का समर्थन किया। नतीजा शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला, 20 लोगों की हत्या। फ्रांस ने गले लगाए और इन लोगों ने गले काट दिए। इसलिए कट्टरवाद के खिलाफ इस कानून को फ्रांस की दूसरी क्रांति कहा जा रहा है। आप जानते हैं फ्रांस में पहली क्रांति निरंकुश राजतंत्र सामंतवाद के खिलाफ आम लोगों की भलाई के लिए थी। इसी क्रांति ने फ्रांस में लोकतंत्र की नींव पड़ी और धार्मिक, आर्थिक के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। और फ्रांस की दूसरी क्रांति कट्टरवाद के खिलाफ बिल को कहा जा सकता है, जो एक बार फिर दुनिया के कई देशों को कट्टरता के खिलाफ राह दिखा सकती है। फ्रांस ये बिल दुनिया को बताएगा कि सेकुलरिज्म का मतलब, बहुत ध्यान से समझिएगा, सेकुलरिज्म का मतलब तुष्टीकरण नहीं होता है, आतंकवाद का तुष्टीकरण नहीं होता है, बल्कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहां पर जो मांग शुरुआत से की जाती रही, इसलिए हम लोग कह रहे हैं आतंकवाद या कट्टरता के खिलाफ फ्रांस मॉडल भारत में कब? देखिए, फ्रांस में आतंकवाद के खिलाफ कानून पहले से तो है, तो कट्टरता के खिलाफ अलग से कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा तो है नहीं कि आतंकवाद से निपटने के लिए पहले से कानून नहीं होगा। इसे आप ना एक उदाहरण से समझिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप एक बड़े घर में रहते हैं। एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज कीजिए आप एक बहुत बड़े से घर में रहते हैं और आपने दया के आधार पर, मानवीय आधार पर किसी व्यक्ति को अपने घर में कमरा दे दिया। तरस खाकर, मानवता के आधार पर उसे घर में जगह दे दी कि आप रह सकते हैं, मेहमान बनकर दया दे दी, शरण आपने घर में दे दी। लेकिन सोचिए, आपने जैसे शरण दी वो कहे कि अब घर उसके हिसाब से चलेगा, घर में उसके नियम चलेंगे, खाना उसकी पसंद का बनेगा, आपके घर में आपके आने जाने का टाइम वो तय करेगा। मेहमान, शरणार्थी, उसके कमरे में कितने लोग आएंगे, कब आएंगे, घर के नियम, अब घर उसके हिसाब से चलेगा। मतलब मेहमान मालिक बनने लगे। चलिए यहां तक ठीक है। और अगर आपने अपने मेहमान शरणार्थी के नियम मानने से मना कर दिया तो वो आपकी हत्या कर देगा। हैरानगी होगी। यह हैरान कर देने वाली कहानी, आप जानते हैं यूरोप की शरणार्थी समस्या है। देशहित के ऊपर दया और सुरक्षा के ऊपर मानवता को रखकर शरणार्थियों को बसाकर देश को धर्मशाला बनाने की कीमत यूरोप के कई देश चुका रहे हैं, लेकिन अब जाग रहे हैं। फ्रांस में जिस शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या के बाद कट्टरता के खिलाफ क्रांति का कानून बन रहा है, उसका हत्यारा एक चेचन शरणार्थी था जिसके परिवार को फ्रांस ने दया के आधार पर शरण दी थी। और नीस की चर्च में मजहबी नारे लगाकर 3 लोगों की हत्या करने वाला ट्यूनीशिया मूल का था। उसके परिवार को भी फ्रांस ने दया दिखाते हुए नागरिकता दी थी, लेकिन जिन्हें फ्रांस ने मानवता के नाम पर बचाया वही उसके लिए खतरा बन गए। दोनों घटनाओं में हत्यारों ने मजहबी नारे लगाते हुए फ्रांस के नागरिकों की हत्या की। Vienne et l'Autriche ont vécu hier soir la douleur, la peur, et je pense que cette attaque n'a rien d'innocent. Elle dit aussi la volonté de nos ennemis de s'attaquer à ce qu'est l'Europe, cette terre de liberté, de culture, de valeurs. Et donc nous ne céderons rien. 4 wehrlose Zivilisten wurden aus nächster Nähe kaltblütig ermordet. Ein älterer Herr, eine ältere Dame. नवंबर 2020 को ऑस्ट्रिया में आतंकवादी हमले ने यूरोप को फिर एहसास कराया था कि वहां शरणार्थियों के नाम पर कई कसाब पल रहे हैं। ऑस्ट्रिया के वियना में यह हमला यहूदी प्रार्थना स्थल को निशाना बनाकर हुआ था। जांच में खुलासा हुआ कि आतंकवादी हमला ऑस्ट्रिया के ही रहने वाले अबू दगना अल अलबानी ने करवाया था। अबू दगना का परिवार कुछ साल पहले अल्जीरिया से आकर बसा था और 2014 में अबू दुगना ISIS आतंकवादी बना। A few moments ago, I spoke to our colleague Sebastian Kurz in Austria. I told him that the people of Israel stand with Austria, as I know the people of Romania do, and so many others, against the savagery of Islamist terrorism.
ऐसा ही स्वीडन और नॉर्वे में हुआ। अगस्त 2020 में स्वीडन के माल्मो से नॉर्वे के ओस्लो में दंगों की आग भड़की। दोनों ही जगहों पर इस्लामिक कट्टरपंथ का विरोध हुआ और विरोध करने वाली भीड़ पर पत्थरबाजी शुरू हुई। बाद में दोनों ही जगहों पर दंगों में कई शरणार्थियों का नाम आया। दोनों देशों के कई लोगों का आरोप है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों को शरण देने की वजह से उनका सामाजिक ताना बाना बिगड़ा, अपराध बढ़े और कट्टरपंथी हमले भी बढ़े। स्वीडन और नॉर्वे में धार्मिक दंगों के बाद पोलैंड के सांसद डोमिनिक ने दावा किया था कि उनका देश इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वहां मुस्लिम शरणार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। How many refugees has Poland taken? 0. And you're proud of that? If you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland, elected. But this is why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland, and we can be called populists, nationalists, racists. I don't care. I care about my family and about my country. इसलिए पोलैंड शान से कहता है कि पिछले कुछ सालों में उसके देश में एक भी कट्टरपंथी या आतंकवादी घटना नहीं हुई, जबकि यूरोप के बाकी देश शरणार्थी बसाकर, धर्मशाला बनाकर कट्टरपंथ के आतंक से लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप सोचिए ना, पोलैंड ने शरण नहीं दी, नतीजा एक दंगा नहीं हुआ। पोलैंड के सांसद शान से कहते हैं कि हाँ, मैंने शरण नहीं दी क्योंकि मेरे को अपने परिवार की चिंता थी, अपने घर की चिंता थी। मानवता से ऊपर मैंने अपने परिवार को रखा, अपने घर को रखा, अपने देश को रखा। वैसे आज जी न्यूज ने, आप जानते हैं, देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी पूछा कि कट्टरपंथ के खिलाफ भारत में फ्रांस जैसा कानून कब बनेगा। जी न्यूज के सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो इस कानून के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस ने एक एंटी रेडिकलिज्म बिल पास किया जहां पर सभी धर्मों को एक समान ट्रीट किया जाएगा। क्या भारत में कॉमन सिविल कोड या उस तरह के कोई ट्रीटमेंट होगा? कानून मंत्री है। इसके बिल का हम उसका अध्ययन करके आपके इस गुणित प्रश्न का उत्तर देंगे। हाँ। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आपको बता दें, श्रीनगर में आतंकी हमले की खबर है। राजनयिक दौरा, आप जानते हैं, राजनयिक दौरा, और वहीं पर राजनयिक दौरे के दौरान आतंकी हमले की खबर है। राजनयिक जहां ठहरे हैं वहां से 1 किलोमीटर दूर आतंकी हमला हुआ है। श्रीनगर में एक ढाबे के कर्मचारियों को आतंकवादियों ने गोली मारी है। पुलिस कह रही है कि यह टेररिस्ट अटैक है। आतंकी संगठन मुस्लिम जाबाज फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। डल झील के पास ढाबे के कर्मचारी को गोली मारी है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि वो अभी ठीक है। जी मीडिया संवाददाता खालिद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, जहां राजनयिक ठहरे हैं वहां से 1 किलोमीटर दूर ये फायरिंग हुई है। बिल्कुल, लगभग 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर ये कृष्णा ढाबा है, जो काफी मशहूर ढाबा है यहाँ पर श्रीनगर के सनवार इलाके में। वहीं कुछ देर पहले अज्ञात मिलिटेंट्स ने जो है फायरिंग करी है और जिसमें कृष्णा ढाबा का एक कर्मचारी जो है वो घायल हुआ है। पुलिस आईजी के मुताबिक उसकी कंडीशन जो है वो भी स्टेबल है और उसे स्टेट हॉस्पिटल जो यहाँ पर है वहाँ भर्ती किया है, जहाँ जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमें बता रहे हैं कि उसका ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन अभी चल रहा है। उसके लोअर रिब में जो है गोली लगने की खबर है। फिलहाल उस पूरे इलाके को मैं आपको अमन बता दूं घेरे में ले लिया गया है, क्योंकि ये काफी हाई सिक्योर एरिया है। इसके इर्द गिर्द गुफकार रोड है, जो बहुत ही वीआईपी रोड माना जाता है, और उस कुछ ही दूरी पर जो है वो होटल है जहां पर ये फॉरेन एनवॉयज रुके हुए हैं, और वहां से कुछ ही दूरी पर ये हमला होना निसंदेही जहां सुरक्षा व्यवस्था में सवाल खड़े करती है, वही ये हताशा भी बताती है कि कैसे मिलिटेंट जो है इसको एक हमला श्रीनगर के बीचों बीच करके ये बताना चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो है ये उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद है। लेकिन फिलहाल अगर हम घटना स्थल की बात करें तो वहाँ पर पूरे जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे इलाके को घेर लिया गया है और चप्पे चप्पे पर हमलावर की तलाशी की जा रही है, और जॉइंट ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का खुद आधा आला अधिकारी इस स्पॉट पर पहुंचे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी जिस पे फायरिंग हुई है वो कर्मचारी जो है अभी ठीक है और उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में।
लेकिन फॉरेन ऑनवाइज के होते हुए खालिद इसमें मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी चीज जो आप बता रहे हैं कि 24 देशों के राजनयिक कश्मीर के दौरे पर हैं। 370 हटने के बाद ये चौथी बार है जब घाटी में विदेशी मेहमान हैं और उस दौरान ये अटैक, ये प्लान्ड होगा, ये कोई मैसेज देने की कोशिश है कि जब विदेशी राजनयिक घाटी में हैं और जहां पर ठहरे हैं वहां से आप बता रहे हैं 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस है जहां पर जिस ढाबे पर ये अटैक हुआ। बिल्कुल, देखिए ये एक मैसेज देने की ही कोशिश है कि अपनी उपस्थिति को वो दिखाना चाहते हैं। हमने देखा कि आज सुबह राजौरी में भी एक आईईडी विस्फोट जो करने की कोशिश की गई थी, हालांकि उसको डिफ्यूज कर दिया गया। आज यहाँ अवंतीपोरा इलाके में आईईडी मटेरियल मिला है, जहां 3 जो मिलिटेंट स्पोर्टर्स है उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। वहीं कुछ ही दिन पहले अगर हम बात करें तो 14 फरवरी जो पुलवामा हमले की दूसरी बरसी थी, उस दिन जम्मू बस स्टैंड में एक बहुत बड़ा आईईडी 7 kg का पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं इस पहले से ही जो फॉरेन एनवॉयज की जम्मू कश्मीर के दौरे की बात चल रही थी, उसके चलते जो है ये कोशिश की गई है कि उनको एक संदेश दिया जाए कि उनकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है और जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो आज जिस तरह से फॉरेन एनवॉयज ने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का जो कमिटीज बनी है उनके सदस्यों से बात की, पंच सरपंच से बात की, उन्होंने कई स्टूडेंट्स से बात की, उन्होंने सिविल सोसाइटी से बात की। तो उनसे उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे शुरू होगा, कैसे आगे की कार्रवाई होगी, कैसे विकास होगा, इस सब मुद्दों पर बात हुई है। तो इसी बीच आज शाम ये कहीं ना कहीं ये हमला होना एक जरूरी ये है, इसमें सोचने वाली बात ये है कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि हमारी उपस्थिति यहाँ पर है, लेकिन सुरक्षा के प्रबंध जो है वो कड़े कर दिए गए हैं और इस वक्त घटना स्थल पे चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर है, जो बताया जा रहा है कि शायद हालात सामान्य दिख रहे हैं, हालात सामान्य दिख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज जा रहा है कि 370 हटने के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। 24 देशों के राजनयिक घाटी के दौरे पर हैं और उस दौरान यहाँ जो अटैक हुआ है ढाबे पर, एक कर्मचारी को जो गोली मारी है वो जहां पर मारी है वहां से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर वो राजनयिक ठहरे हुए हैं। क्योंकि चीजें सामान्य दिख रही हैं तो सामान्य ना दिखें, इसी वजह से ये अटैक शायद कराने की कोशिश की गई है। लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा का 6 लाख रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है। उनको खेती, इलाज आदि के लिए 3 लाख का लोन लेना पड़ा। लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा हाजिर हो। आलोक मिश्रा, बताइए क्या प्रियंका गांधी वाड्रा सच कह रही हैं? प्रियंका जी ने न्यूज़ ठीक से पढ़ी नहीं है, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए था इस बात को कि 6 लाख कहाँ बकाया था, वो मुझे मिल गया था। अब प्रियंका जी का क्या है कि उनको अब राजनीति करनी है, वो अपना वैसे करती हैं। ये बड़े झूठ का जमाना है साहब। जो औरतें अपने चेहरों पर बड़े झूठ का पेंट पाउडर मलती हैं उन्हें हसीन और नौजवान समझा जाता है। जो लोग पब्लिक से बड़ा झूठ बोलते हैं वो नेता और लीडर कहलाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा झूठ बोलती है। देशित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शील। प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट को देखकर राज कपूर की फिल्म का ये डायलॉग याद आ गया कि बड़े झूठ का जमाना है साहब। जो लोग पब्लिक से बड़ा झूठ बोलते हैं वो नेता और लीडर कहलाते हैं। आज हमने प्रियंका गांधी वाड्रा के एक और झूठ को एक्सपोज किया है। प्रियंका वाड्रा ने आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा का नाम लेकर दावा किया कि आलोक मिश्रा का 6 लाख रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है। जबकि ट्वीट के थोड़ी देर बाद आलोक मिश्रा ने जी न्यूज से बात की और कहा कि प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही है। वैसे गांधी परिवार के पास एक नहीं, ऐसे 2 अनमोल रतन हैं। दोनों अपने झूठ और अल्प ज्ञान को लेकर हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। आज राहुल गांधी ने पुडुचेरी में मछुआरों से कहा कि वो उन्हें समुद्र का किसान मानते हैं और जब किसानों के लिए मंत्रालय हो सकता है तो मछुआरों के लिए क्यों नहीं। राहुल गांधी को शायद ये नहीं पता था कि देश में मत्स्य मंत्रालय पहले से मौजूद है। हालांकि गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 31 मई 2019 को ही यह मंत्रालय बना दिया है।
राहुल और प्रियंका पर गिरिराज सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले प्रियंका वाड्रा की फेक स्टोरी आपको बताते हैं। फरवरी महीने में अब तक 2 बार प्रियंका वाड्रा की फेक स्टोरी ट्विटर पर आ चुकी है और पकड़ी भी जा चुकी है। पहली बार 7 फरवरी को, जब उन्होंने लुधियाना की एक तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया और इसे दिल्ली बॉर्डर की तस्वीर बता दिया और झूठी कहानी ये गढ़ी कि सेना के जवान छुट्टी मिलते ही दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंचे। हालांकि ये ट्वीट उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था। उस फेक स्टोरी के 4 दिन बाद प्रियंका गंगा स्नान के लिए गई और संगम में पवित्र स्नान के 6 दिन बाद यानी 17 फरवरी को प्रियंका वाड्रा एक ऐसा दावा कर बैठी जिसमें वो फिर से झूठ बोलती हुई साबित हुई है। अब सोचिए, जब फेक स्टोरी ही फैलानी है तो संगम में नहाने से क्या फायदा, पवित्र स्नान करने का क्या मतलब है? इन दिनों उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर महापंचायत कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा पर एक बार फिर फेक न्यूज फैलाने का आरोप है। प्रियंका वाड्रा की फेक स्टोरी शुरू होती है सुबह 8:15 पर। प्रियंका ट्विटर पर दावा करती हैं, लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा का 6 लाख रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है। उनको खेती, इलाज आदि के लिए 3 लाख का लोन लेना पड़ा। 10,000 करोड़ का भुगतान फंसा होने के चलते यूपी के लाखों किसानों का यही हाल है। 14 दिन में भुगतान एवं आय दोगुनी करने का वादा जुमला निकला। प्रियंका की इस ट्वीट के बाद शुरू हुई जी न्यूज की पड़ताल। दिल्ली से 458 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हमने आलोक मिश्रा नाम के उस किसान को ढूंढ लिया जिनका जिक्र प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में किया। लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा ने जी न्यूज से बातचीत में दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा झूठ बोल रही है। तो सच क्या है, सुनिए खुद आलोक मिश्रा से। प्रियंका जी ने जो ट्वीट किया है, एक्चुअली मेरा मामला था पिछले साल का बकाया था, तो पिछले साल का बकाया फिर मुझे मिल गया था। वो शायद प्रियंका जी ने पूरी न्यूज़ पढ़ी नहीं अच्छे से। उसमें यह था कि पिछले साल मेरा जो बकाया था वो हो गया था, अब इस साल का थोड़ा लेट होता ही है। और पिछले साल थोड़ा मैं समस्या में रहे हम, तो इस वजह से थोड़ा सा नाराज़गी भी थी क्योंकि कुछ बीमारियों की वजह से जो पेमेंट थोड़ा लेट तो होता ही है और इस वजह से थोड़ा दिक्कत थी। प्रियंका जी ने न्यूज़ ठीक से पढ़ी नहीं है, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए था इस बात को कि 6 लाख कहाँ बकाया था वो मुझे मिल गया था। ठीक है, उसमें था ये न्यूज़ में, मतलब जो निकला था उसमें था, वर्ड यूज भी है, वो शायद प्रियंका जी ने ठीक से देखा नहीं। किसान आलोक मिश्रा को लेकर प्रियंका वाड्रा का दावा एक न्यूज वेबसाइट पर छपी खबर के आधार पर है। आलोक का कहना है कि खबर में बकाया था लिखा है, लेकिन प्रियंका ने उस खबर को सही से पढ़ा ही नहीं। जी न्यूज की टीम इस खबर की सच्चाई को जानने लखीमपुर खीरी में जिला गन्ना अधिकारी के पास पहुंची। पता चला कि गन्ना आलोक मिश्रा के नाम से नहीं, उनके परिवार के नाम से बेचा जाता है। उनके परिवार को 2019-20 के सत्र में बेचे गए गन्ने का पूरा भुगतान 10 जनवरी 2021 को हो चुका है। इनका कुल बकाया था 5,85,963 रुपए 50 पैसे। 2 बार प्रार्थना पत्र देकर बीमारी की वजह से इन्होंने 85,000 और 25,000 रुपए का अग्रिम भुगतान भी लिया था। इस ट्वीट को हम लोगों ने भी देखा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूरी तरह से ये निराधार है। आलोक मिश्रा नाम के किसान हैं जिन्होंने उस पे, जिनका नाम माननीय प्रियंका वाड्रा जी ने जो उस पे ट्वीट किया हुआ है, वो आलोक मिश्रा हमारी समिति से कहीं न तो सदस्य हैं, न तो उनके द्वारा गन्ने की आपूर्ति की जाती है। वो अपने परिवार के गन्ने की आपूर्ति की बात कर रहे हैं, जिसमें उनका 6 लाख रुपया जो भुगतान बकाया दिखाया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। विगत सत्र का ये पेमेंट है, लगभग 5 लाख इनका 85,963 रुपये 50 पैसे, लगभग 6 लाख रुपए वही हुआ। 100% भुगतान इसका हो चुका है। इस पत्र में लिखा गया है कि पेराई सत्र 2020-21 में आलोक और इनके परिवार की ओर से बेचे गए गन्ने की कुल कीमत 3,10,557 रुपए है, जिसका भुगतान अभी बाकी है क्योंकि इन्होंने 15 दिसंबर 2020 से गन्ना आपूर्ति की है, जबकि मिल ने अभी तक 2 दिसंबर 2020 तक गन्ना भेजने वालों को पेमेंट किया है। इसकी तारीख आते ही भुगतान हो जाएगा।
किसान आलोक मिश्रा ने कहा कि उनके नाम का इस्तेमाल प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ राजनीति के लिए कर रही हैं। पिछले साल की बात आई कि पिछले साल आप परेशान क्यों थे, तो हमने कहा पिछले साल इसलिए परेशान थे क्योंकि पेमेंट लेट हो रहा था और 14 दिन में नहीं हुआ तो समस्याएं थी। अब प्रियंका जी का क्या है कि उनको अब राजनीति करनी है, वो अपना वैसे करती हैं, उनको देखना नहीं, न्यूज़ तो देखना चाहिए था कि पूरी न्यूज़ कम से कम क्या थी तो पढ़ना चाहिए था उनको प्रियंका जी को। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया था कि गन्ना किसानों का बकाया नहीं मिला, जबकि बाद में वो गलत जानकारी निकली। देखिए, बहन की वही हाल है, भाई का वही हाल है, पूरे परिवार का वही हाल है। पूछ लो कि गन्ना का रिकवरी रेट क्या है और गन्ना में क्या होता है, वो नहीं बता पाएंगे। जिन सज्जन का बताया था कि इनका बकाया नहीं चुकाया गया, उन्होंने खुलासा किया कि उनका तो पैसा मिल गया। तो इस तरह के जो ट्वीट, वो भी प्रियंका गांधी वाड्रा। हाँ, उन्हें कोई बुला रहा नहीं था, अब सोच रही है किसान आंदोलन के चक्कर में चली जाऊं, तो घूम रही है बेचारी, आ जाएंगी थोड़े दिनों को। प्रियंका वाड्रा ने इसी तरह 7 फरवरी को सुबह 9:08 पर एक ट्वीट किया था। ये वही ट्वीट है। इस ट्वीट में उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की थी जिनमें कुछ लोग सेना के जवानों के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया था कि ये जवान छुट्टी मिलते ही सीधे दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जहां किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। जब हमारी टीम ने इन तस्वीरों के पीछे का सच जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ये एक बहुत बड़ी फेक न्यूज थी। असल में ये तस्वीरें दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की नहीं थी, ये तस्वीरें पंजाब के लुधियाना की थी। हालांकि प्रियंका वाड्रा ने 10 मिनट के बाद ही इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और अब एक बार फिर प्रियंका वाड्रा की फेक स्टोरी एक्सपोज हो गई है। दिलीप मिश्रा, जी मीडिया, लखीमपुर खीरी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, जिनके सामने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने झूठ बोला। राहुल गांधी पुदुचेरी के दौरे पर हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री नारायणसामी भी थे और इस दौरान एक महिला ने तमिल भाषा में अपनी तकलीफ राहुल गांधी से बताई, लेकिन मुख्यमंत्री नारायणसामी ने इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर इसे तारीफ बनाकर पेश किया। दरअसल पीड़ित महिला ने पूछा कि समुद्र के किनारे वाले इलाके अभी भी वैसे ही हैं, हमें कोई मदद नहीं मिली। वही है ना कि क्या इन्होंने तूफान के वक्त एक बार भी हमें देखा, जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हुए नारायणसामी ने कहा है कि सर, वो ये कह रही हैं कि निवार तूफान के वक्त मैं उनके इलाके में गया था और उनकी मदद की थी। கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது, எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டார், அவரே இருக்காரு, எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பார்த்திருக்காரு. At that time during cyclone, sir, Nivar cyclone, I came and visited the area and gave relief to them. That she is. राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि भारत सरकार में मछुआरों की समस्या के लिए अलग से मंत्रालय भी है। आज राहुल गांधी ने पुदुचेरी में मछुआरों से कहा कि वो उन्हें समुद्र का किसान मानते हैं और जब किसानों के लिए मंत्रालय हो सकता है तो मछुआरों के लिए क्यों नहीं। राहुल के इस अल्प ज्ञान पर केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने जी न्यूज से बातचीत में क्या कहा, सुनिए। केंद्रीय मंत्री हमारे साथ गिरिराज सिंह जी कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, राहुल गांधी सांसद भी हैं, तो आप क्या समझते हैं, वो जानकर भी अनजान बन रहे हैं या पता नहीं? देखिए, राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम ये है, वो देश के बड़े नेता हैं, गोल्डन स्पून से देश के नेता हैं, वो इटली से बाहर निकल नहीं पाते। इटली की सरकार में जो विभाग है, इटली को ही वो जानते। 3 कानून पर बात कर रहे हैं, उन्हें किसान के ऊपर उन्हें कोई मतलब नहीं, न किसान का दशा और दिशा जानते। अब मछुआरों के विषय में उन्हें कुछ पता नहीं है बेचारे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल जी 2019 में 31 मई को एक अलग डिपार्टमेंट बनाया और मैं आपको ये कह रहा हूं, मोदी जी को अगर समझना हो तो केवल इस विभाग को समझ लें तो मोदी जी को समझ लेंगे। 70 साल में आपके नाना जी के काल से इस विभाग में केवल 100 लाख प्रोडक्शन हुआ था, 10 मिलियन टन, लेकिन मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 150 लाख टन की उपज की। ये जानकारी राहुल गांधी को भिजवाएंगे क्या आप? राहुल जी से मैं आग्रह करूंगा कि राहुल जी, या तो आप मंत्रालय आवे, कृषि भवन में है मंत्रालय, देख ले।
आप तो सत्ता चलाए हैं लेकिन घर से चलाए हैं। मैं आमंत्रण देता हूं, देश का दुर्भाग्य यही है, ऐसे विपक्ष नेता ही देश में आज भरम फैलाने का काम किसानों के बीच जाके कर रहे हैं। और अब बात आजाद भारत में पहली बार एक महिला को दी जाने वाली फांसी की। भारत में आजादी के बाद पहली बार एक महिला को फांसी दी जाएगी। इस महिला का नाम शबनम है और ये अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या की दोषी है। फांसी मथुरा की जेल में दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा की जेल है, जहां इन दिनों एक खास तरह की तैयारी चल रही है। तैयारी आजाद भारत में पहली बार एक महिला को फांसी देने की। और ये महिला कोई और नहीं, अमरोहा की शबनम है, जिसने साल 2008 में प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या की थी। अपने परिवार के 7 लोगों की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने वाली शबनम को मथुरा जेल में फांसी दी जाने की तैयारी है। मथुरा जेल प्रशासन द्वारा फांसी के लिए फंदे के लिए ऑर्डर दे दिया गया है, जिसके बाद मथुरा जेल में शबनम को फांसी दी जाएगी। आपको बता दें कि अप्रैल 2008 में शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। मथुरा जेल उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी जेल है जहां महिलाओं को फांसी की व्यवस्था है। मथुरा जेल में 1870 में फांसी घर बनाया गया था। हालांकि यहां आजादी के बाद से किसी को फांसी नहीं दी गई है। जेल प्रबंधन के मुताबिक फांसी घर की मरम्मत कराई जा रही है। पवन जल्लाद भी फांसी के आदेश आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि फांसी इन्हीं के हाथों दी जाएगी। निरीक्षण में तैयार हूँ, मगर जो है वो नकलो ऑर्डर आएगा IGDI से मुख्यालय हमारे, वो मेरठ जेल को भेजेंगे ऑर्डर, मैं उसके लिए रेडी हूँ। शबनम इस वक्त रामपुर की जेल में बंद है और वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। शबनम की फांसी की तैयारी शुरू कर दी गई है। रामपुर की जेल में भी शबनम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी शबनम की फांसी की कोई तारीख निश्चित नहीं है। मथुरा जेल प्रशासन के मुताबिक अभी तक फांसी की तारीख तय नहीं है। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी। शबनम की क्रूरता की कहानी सुनकर लोग आज भी सिहर जाते हैं। वो 14-15 अप्रैल 2008 की रात थी। अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में हर रात की तरह शौकत का पूरा परिवार खाना खाने के बाद सोने चला गया। शबनम भी घर वालों को खाना खिलाने के बाद सोने चली गई। जब सुबह हुई तो घर में हर तरफ लाशें थी। शबनम को छोड़कर घर का हर सदस्य मर चुका था। शबनम की शिकायत पर पुलिस की जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि शबनम ने ही परिवार के 7 लोगों को उस रात चाय में जहर मिलाकर पिला दिया और उसके बाद शबनम ने फोन कर सलीम को अपने घर बुलाया। सलीम कुल्हाड़ी लेकर वहां आया था। उसने वहां आकर शबनम के घर वालों के गले काट डाले। वहां मौजूद शबनम के 10 साल के भांजे को भी गला घोंटकर मार डाला। इन दोनों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और अब फांसी देने की घड़ी बेहद नजदीक आ चुकी है। जो बयान हुए उसमें सारे बयानों में इनके खिलाफ एविडेंस आई और ये केस जो है बाखूबी इनके खिलाफ प्रूफ हुआ, साबित हुआ। तब इनको हुसैनी साहब ने इन कन्फेस के और केस के आधार पर इनको सजा दी। शबनम के लिए फांसी की तारीख किसी भी दिन आ सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.